आज दिल्ली में बीजेपी का महामंत्र। तेईस में तैयार 24 का प्लान। दो दिन में बनेगा जीत का रोड मैप। दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा शो। आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ अगले साल होने वाले आम चुनावों पर मंथन होगा। साथ ही बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार पर भी मोहर लग सकती है। बैठक के दूसरे दिन सभी सदस्यों को मिलेट भोजन परोसा जाएगा और परिसर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। बैठक से पहले पीएम मोदी का रोड शो भी हुआ। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गुजरात में भारी जीत पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं जिन चुनावों में बीजेपी की हार हुई है उन्हें लेकर चर्चा और प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी की 160 बूथों पर कमजोरी और वहां से मिले फीडबैक को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी सभी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। आज इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के भव्य रोड शो से हुई। इस रोड शो को भव्य कहना इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये 2024 के चुनावों का आगाज है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेके भी बड़े बदलाव के संकेत इस बैठक से मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त हो, लेकिन सियासी ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले रास्ते को बीजेपी इन दिनों दुरुस्त करने में जुटी है। बीजेपी की इस बैठक में यूपी बीजेपी में बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बैठक के दौरान पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के कार्यकाल को 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना काल में बच्चों की स्कूल फीस भरने वाले अभिभावकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोरोना काल में ली गई कुल फीस का 15% हिस्सा लौटाने का फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस का 15% माफ किया जाए और इस पैसे को आगे के सेशन में एडजस्ट किया जाए। साथ ही जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल उन बच्चों के अभिभावकों को साल 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा वापस लौटाए। हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए सभी स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है। बता दें कि अभिभावकों ने कोर्ट में फीस माफ करने की याचिका लगाई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि निजी स्कूलों ने कोरोना काल में 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी गई। इसलिए ट्यूशन फीस से 1 रुपया भी ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवसायीकरण है। संगम नगरी में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। माघ मेले की रौनक घाट पर देखते ही बन रही है।
लेकिन माघ मेले में रोड पटरी पर बिक रहे इस्लामिक साहित्य को लेकर साधु संत और हिंदू संगठन भड़क गए। सनातन धर्म से जुड़े माघ मेले में इस्लामिक किताबें देख हिंदू संगठन इस कदर गुस्से से लाल है कि उन्होंने इसकी शिकायत बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान से की है। साधु संतों की शिकायत के बाद निर्मला पासवान ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि हिंदुओं से जुड़े इतने बड़े मेले में एक सोची समझी साजिश के तहत इस्लामिक किताबें बेची जा रही है। निर्मला पासवान ने ये भी कहा कि इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वो इसकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगी। प्रयागराज में जो मेला लगा, माघ मेला क्षेत्र में, वहाँ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस्लाम धर्म की बुकें बेची जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सबूत के तौर पे जहां बुकें बिक रही हैं उस जगह को भी भेजा है, बुकें बिकती हुई भेजी है, सारी चीजें सही है। धर्म के साथ अगर ये खिलवाड़ हो रहा तो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं अपने शासन से, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं मेला प्रशासन से, मैं डीएम से, प्रयागराज से मैं मांग करती हूँ कि जहाँ भी ऐसी ये किताबें बेची जा रही तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। आपको बता दें कि माघ मेला क्षेत्र में फुटपाथ पर धार्मिक किताबों के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी तमाम किताबें बेची जाती हैं। इन्हीं किताबों के बीच इस्लाम धर्म से जुड़ी किताबें भी कुछ दुकानों पर बिकती देख हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जाहिर की और इसकी शिकायत बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान से की है। गाजियाबाद के पौष इलाके आरडीसी में बीजेपी नेता सय्यम कोहली के रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसने और विदेशी लड़कियों के डांस कराने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ आबकारी आयुक्त कार्यालय और पुलिस आयुक्त कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर हो रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बीती रात बीजेपी नेता के रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान यहाँ से शराब की 7 खाली बोतलें, 2 खुली हुई और कई भरी हुई बोतलें मिली हैं। बता दें कि रेस्टोरेंट बीजेपी के युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष सय्यम कोहली का है, जिसे बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। तो इस दौरान ये सूचना सत्य पाई गई और वहाँ बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी तथा धारा 144 से प्रभावी रहते हुए भी बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। उक्त के संदर्भ में जो उस परिसर के मालिक हैं सय्यम कोहली, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये बार बिना अनुमति के चल रहा था और यहाँ पर कस्टमर को विदेशी ब्रांड्स की शराब परोसी जा रही थी। इतना ही नहीं, कस्टमर के मनोरंजन के लिए रशियन लड़कियों के डांस का भी इंतजाम किया गया था। पुलिस ने बार मालिक को अरेस्ट कर लिया है, जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में प्रिंसिपल पद को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैनेजमेंट के लोगों ने आज प्रिंसिपल कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इस दौरान प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर बैठकर कार्य करते हुए नजर आए। वहीं इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े छात्र डीएस कॉलेज पहुंच गए और हंगामा करते हुए उन्होंने कॉलेज परिसर में पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल को ढूंढ कर लाओ और 11 रुपए का इनाम पाओ। अलीगढ़ धर्म समाज कॉलेज में आज जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फीस बढ़ोतरी से नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने प्रिंसिपल के न मिलने पर उनके कार्यालय में ताला लगा दिया और कार्यालय के बाहर प्रिंसिपल लापता के पोस्टर लगा दिए। पोस्टर्स में लिखा गया है कि प्रिंसिपल लापता हैं, ढूंढने वाले को 11 रुपए का इनाम दिया जाएगा। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर फीस बढ़ोतरी के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। प्राचार्य लापता का पोस्टर लगाया है और उस पर जो कोई भी यदि प्राचार्य को ढूंढ के लाता है तो उसे 11 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन का कहना है कि फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया गया है। अब कॉलेज के प्रिंसिपल आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे साथ, हम आयोग से चयनित प्राचार्य हैं, अच्छा नहीं हो रहा है। शासन को इस दिशा में सोचना चाहिए। क्या स्टेप उठा रहे हैं आप? अब हम इसके FIR कराएंगे। एक तो वेतन बिलों का जो अवैधानिक तरीके से पास किया गया उसके खिलाफ, और दूसरा प्राचार्य कार्यालय पर जो ताला। पूरे घटनाक्रम के बाद प्रिंसिपल ने एक वीडियो वाइट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन मैनेजमेंट के लोगों ने प्रिंसिपल कार्यालय पर ताला चढ़ाया उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे मामले में कब तक और क्या होगा। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार।
वाराणसी में साड़ी व्यापारी के अपहरण का एक मामला सामने आया है। दरअसल रविवार को साड़ी व्यापारी बीएचयू स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया था। वहीं पर अचानक से कुछ किडनैपरों ने उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद वहां से एक फोन आता है। फोन में जो महमूद आलम नाम का शख्स था वो ये कहते हुए सुनाई देता है कि 8 लाख की तुरंत बंदोबस्त की जानी चाहिए क्योंकि उसकी जान मुश्किल में है। वाराणसी के कारोबारी व्यापारी महमूद आलम का अपहरण हो गया। रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर के बाहर से महमूद के गायब होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस मामले में अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए डायरेक्ट परिजनों से संपर्क नहीं किया है। वाराणसी की भेलूपुर पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर कारोबारी की खोजबीन में जुट गई है। पुलिस को बीएचयू कैंपस से कपड़ा कारोबारी की सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी मिली है। वहीं एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और इस संबंध में एक महिला से भी पूछताछ की गई है। भेलूपुर पुलिस ने बेटे फैजान की ओर से मुकदमा दायर किया। महमूद आलम के बेटे फैजान ने कहा कि अबू रविवार को दोपहर 2:45 पर सफेद एक्टिवा स्कूटी से निकले थे। शाम को 6:17 पर उन्होंने अपने मोबाइल से फोन करके कहा, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम लोग 8 लाख रुपए का जल्दी से इंतजाम कर दो, जल्दी करो, मैं कुछ देर बाद फिर से फोन करूंगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ हर एंगल से छानबीन में जुटी हुई है। जांच में एक महिला की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। परसों शाम को एक सूचना मिली थी जिसमें महबूब आलम जो साड़ी का कारोबार करते हैं मध्यम स्तर पर, वो अपने बच्चे को फ़ोन करके परेशानी में होने और 8 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने कही थी। फ़ोन उनके द्वारा स्वयं किया गया था और लगातार इसके बाद अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम अथक प्रयास कर रही है। दरअसल ये फोन उसने अपने बेटे फैजान को किया था, लेकिन अब तक 48 घंटे के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पूरे बीएचयू परिसर के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है मगर कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उसके फोन कॉल डिटेल से पता चला है कि अंतिम बार 3 अन्य लोगों को कॉल की गई थी और आखिर में एक महिला से भी कॉल पर बात की गई थी। इस महिला को पुलिस ने पूछताछ के लिए जरूर बुला लिया, लेकिन अभी तक महिला से भी कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किडनैपरों की मंशा क्या है, क्योंकि परिवार वाले ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि पुरानी रंजिश का भी मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। हालांकि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर साड़ी व्यापारी की किडनैपिंग क्यों हुई है और उनकी मंशा क्या है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। राजधानी लखनऊ में अप्रैल से गाय और कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा। एक व्यक्ति लाइसेंस लेकर अधिकतम 2 कुत्ते ही पाल सकेगा, लेकिन खास बात यह है कि ये लाइसेंस चिप वाले होंगे। लखनऊ में अप्रैल से गाय और कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा। एक व्यक्ति लाइसेंस लेकर अधिकतम 2 कुत्ते ही पाल सकेगा। खास बात यह है कि ये लाइसेंस चिप वाले होंगे। वहीं पालतू पशुओं के लिए क्लिनिक, ब्रीडिंग सेंटर और पेट्स स्टोर चलाने के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। ये व्यवस्था पहली बार लागू होगी। दरअसल नगर निगम का तर्क है कि एक घर में अधिक कुत्ते होने से आसपास वालों को परेशानी होती है। वहीं कुत्तों को लाइसेंस चिप वाला होने से उन्हें ट्रैक करना आसान रहेगा। चिप में कुत्ते की नस्ल, मालिक का ब्यौरा होगा। आपको बता दें कि नगर निगम सदन की 17 नवंबर को हुई बैठक में गाय पालने के लिए लाइसेंस शुल्क 30 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने को मंजूरी दी गई थी। इसी तरह विदेशी नस्ल के कुत्तों का लाइसेंस शुल्क 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया था। सदन ने देसी नस्ल के कुत्तों का लाइसेंस शुल्क 200 रुपए सालाना ही बरकरार रखा था। वहीं सदन ने एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 कुत्ते पालने का ही लाइसेंस दिए जाने की मंजूरी दी थी। पालतू पशुओं के लिए क्लिनिक और पेट स्टोर चलाने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा। ये व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। नगर निगम ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह तक नगर आयुक्त इसका आदेश भी जारी कर सकते हैं। यह संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। कानपुर में आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मचा रहा। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में
आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना किदवई नगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। कानपुर में आज अग्नि तांडव देखने को मिला। पहला मामला किदवई नगर के संजय वन इलाके का है, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में कई लोग बैठे थे और उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी। दूसरा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के लवकुश विहार का है, जहां शॉपिंग मॉल में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने विकराल रूप लिया। वहीं सड़क पर चलती हुई कार में आग लगने की वजह से लोगों की जान जोखिम में बनी रही। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ठंड के इस मौसम में आग के कहर की चर्चा पूरे शहर में बनी रही। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। ताजनगरी आगरा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में दबंगों ने एक युवक की लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई की। दहशत के चलते वो थाने में दबंगों की शिकायत करने भी नहीं गया। किसी ने युवक की पिटाई का वीडियो ट्विटर पर डाल दिया। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। पीड़ित को बुलाकर पूछताछ की और उसका मेडिकल कराया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मारपीट के पीछे की वजह रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मारपीट का मामला है। केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। घटना शनिवार रविवार रात की है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में मारुति स्टेट चौराहे पर युवक को दबंगों ने लोहे की रॉड से बुरी तरीके से पीटा। तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया और पुलिस ने अनुज अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। युवक चीखता रहा और दबंग उसे उस रॉड से पीटते रहे। आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी युवक को बचाने आगे नहीं आया। दरअसल इस पिटाई का आरोप दो युवकों के ऊपर है, जो युवक को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक की तहरीर के आधार पर अब थाना जगदीशपुरा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पूरा मामला मारुति स्टेट चौराहे का बताया जा रहा है। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखे, जहां पहले से सुनवाई हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी। अब हम ये चाहते हैं कि देश के ऐसे लोग जिनके पास कुछ संपत्ति है, या तो सरकार जल्दी से जल्दी वन टाइम सेटलमेंट का फार्मूला निकाल के ले आए और लोगों को देने लगे, ताकि यहाँ से लोग खाली करने लगे। क्योंकि खाली नहीं करेंगे और अचानक समस्या हो जाएगी तो उसका भी दोष सरकार के मत्थे आएगा। इसलिए वन टाइम सेटलमेंट करके इनको यहाँ से रवाना करें जिनको जाना है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ पर नई जानकारी दी और बताया कि कुल 849 घरों में दरारें आई हैं। IIT रुड़की के द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं जोशीमठ में 37 परिवारों के 800 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 190 परिवारों को सहायता राशि दी गई है। जो विस्थापित किए गए हैं परिवार, जिनको सुरक्षित राहत शिविर में ले जाया गया है, वो 237 परिवार हैं और 237 परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या 800 है। जो राहत शिविर हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जोशीमठ में 665 कक्ष और पीपलकोटी में 491 कक्ष, वो उसी तरह से है। दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने जोशीमठ में चल रहे सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा रखी है। हाँ, अभी सभी निर्माण जो जोशीमठ के अंदर के हैं उनको रोका गया है और उसकी धारण क्षमता का भी हम आकलन कर रहे हैं कि कितनी धारण क्षमता जोशीमठ की है
और कितना वहाँ पर हो गया है। और जोशीमठ के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं, सभी की एक भार सहन करने की जो कैपेसिटी है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और देखेंगे कि किस शहर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर उस पर आगे कार्रवाई करेंगे।